हेलो एवरीवन। आप सभी का पुनः बीएम वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में यूपी पीजीटी के ओरिजिनल पेपर का 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक। पार्ट 2 में हम लोग 25 क्वेश्चंस देखेंगे और जो कि स्टार्ट होगा 51 से लेकर के 75। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। आइए देखते हैं पार्ट 2 में 51 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि परियोजनाओं एवं संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं का युग्म देखना है हमें। कौन सा मैच है, कितने सुमेलित है, कितने सही सुमेलित हैं। देखिए, कह रहा है नदी घाटी परियोजना और उससे संबंधित जलाशय जनित भूकंपनीयता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो जलाशय बनते हैं, जो बांध बनते हैं, वे नदी घाटी पे बनते हैं और अगर लार्ज स्केल पे वो बांध बन जाता है तो आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल, कोयना का जो भूकंप आया था 1967 में, वो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ठीक है, इसी तरीके से आसवान डैम जो कि इजिप्ट में है, तो वो उसके बनने के बाद भी उस क्षेत्र में भूकंप आया था। तो ये तो सही है युग्म। दूसरा, तापी शक्ति परियोजना और उसका संबंध स्थलीय अवकर्षण से है, लैंड डिग्रेडेशन से है। ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि जो तापी शक्ति है, तापी शक्ति मतलब थर्मल पावर, और थर्मल पावर का संबंध किससे होता है? कोयले से होता है। कोयले से बिजली बनाना, ये इसी तो कहते हैं तापी शक्ति। तो जब कोयले से बिजली बनाई जाती है तो आसपास के क्षेत्रों में राख का एक आवरण छा जाता है, जिससे जो उपजाऊ भूमि होती है वो बंजर में कन्वर्ट हो जाती है। अगला ऑप्शन है कि खनन परियोजना का संबंध धरातली एवं भूपृष्ठीय जल प्रदूषण से है। बिल्कुल, जहाँ जिस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया होती है, वहाँ का जो रॉ मटेरियल होता है, जो अवशिष्ट होता है, आसपास की जल राशियों में जाकर के डंप कर दिया जाता है, तो उससे भी प्रदूषण होता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि पहला, ए बी सी तीनों सही सुमेलित हैं परियोजनाएं और उनसे संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं से। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। किसके संगम पर स्थित है? अब ये जानने के लिए उत्तराखंड का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए, जो पंच सागर आपने सुना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इधर से पूर्वी साइड से अलकनंदा आती है और इधर पश्चिम साइड से यहाँ भागीरथी आती है, और जहाँ पर मिलती है वहीं से गंगा का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होता है। और इसी भागीरथी पे भारत का सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है। ठीक है, कौन है? टिहरी डैम। अब वो किसके साथ संगम पे है? एक तरफ भागीरथी है मुख्य नदी, और जो सहायक नदी है वो है भीलगंगा। और यहाँ पर जो संगम बनता है उसका लोकल नेम है गणेश प्रयाग। तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर टिहरी बांध अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संपूर्ण रेलवे जाल में रेल मंडल हैं। आज के हिसाब से कहें, रिसेंट डेटा के मुताबिक, तो ये अब 17 हो गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि परियोजना और वो किस क्षेत्र में है, इसको मेल करवाना है। ठीक है, तो देखते हैं माही पर कौन है। अगर आपको पता है तो ठीक है। ऐसे प्रश्न में क्या देखिए कि एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए, या फिर जो आपको आ रहा है पहले वो मैच करा लीजिए। ठीक है, माही, बनक बोरी, ये थोड़ा सा नया नाम है, याद करने योग्य है, इसको आप याद कर लीजिए। नहीं तो बाकी देखते हैं। फरक्का बैराज कहाँ पर बनता है? जहाँ से गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली जाती है पश्चिम बंगाल की ओर, यानी यानी जहाँ से हुगली बनती है, तो हुगली पश्चिम बंगाल में है, फरक्का बैराज से निकलती है। नर्मदा में सरदार सरोवर डैम
पूरे भारत का सबसे बड़ा डैम। और ये जो दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी पे मैथान अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से परियोजनाएं और उनका क्षेत्र यहाँ पर बताया गया है। तो क्या सही हो जाएगा? ए का 2, बी का पहला। ठीक है, तो ए का 2, बी का पहला, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। एक तरफ है पक्षी विहार और दूसरा है प्रदेश। देखते हैं, केवलादेव घाना पक्षी विहार। केवलादेव नाम तो सुना ही होगा, राजस्थान में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार, कंफ्यूज नहीं होना है, एक सुल्तानपुर जिला भी है उत्तर प्रदेश में, तो उसकी बात नहीं कर रहा है। ये जो हरियाणा में पक्षी विहार है उसकी बात कर रहा है। नंदा देवी अभयारण्य, ये तो उत्तरांचल उत्तराखंड में है, सही बात। और बंदीपुर अभयारण्य ये है कर्नाटका में। ठीक है, तो मैच करा लेंगे। ऑप्शन नंबर ए का तीसरा, बी का पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता। यहाँ पर उपागम की बात कर रहा है। ठीक है, कितनी तरीके से तापमान का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, एक होता है सिस्टमेटिक वे में और एक होता है रीजनल बेसिस पे। दो मेन ज्योग्राफी में उपागम है। ठीक है, अब देखिए सिस्टमेटिक वाले में क्या है, या तो वो ऊर्ध्वाधर दिखेगा या फिर क्षैतिज रूप से। और रीजनल मतलब एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में तीसरे क्षेत्र में अगर समान तापमान है तो उसको जोड़ने वाली रेखा क्या होती है? आइसोथर्म होती है। तो तीन तरीके हो गए, तो ऊर्ध्वाधर वितरण सही है, क्षैतिज वितरण सही है, तिर्यक वितरण ऐसा कोई उपागम नहीं है तापमान को अध्ययन करने का। प्रादेशिक वितरण बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कौन सा अध्ययन का तरीका नहीं है तापमान को जानने का। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये एक लोकल विंड है। ठीक है, लोकल विंड है। क्या होता है ये? बेसिकली आपके अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप पे है। एक छोटा सा मैप हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर इस क्षेत्रों से आकर के पूरब से पश्चिम की ओर चलती है और ठंडी के महीनों में चलती है, लेकिन क्या होती है ये ड्राई होती है, शुष्क होती है। अब आपको पता है कि अगर तटीय क्षेत्रों में आएगी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है? उमस की होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लगभग विषुवतीय क्षेत्र के पास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर तापमान और जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, दोनों ज़्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी दोनों ज़्यादा होती है। जब ये ड्राई वाली आती है तो जो उमस होती है ना उससे निजात मिल जाता है, और चूंकि ड्राई है तो इसकी वजह से जो नमी होती है पूरा सोख लेती है और इससे एक डॉक्टर का काम करती है, क्योंकि उमस से जो लोग परेशान होते हैं उनको राहत मिलती है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है पश्चिमी अफ्रीका से। ये वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता है। कथन और कारण है। बिल्कुल सही बात है, सीधी रेखा में नहीं होता है, थोड़ा बहुत अपने मार्ग से डेविएट होती है, उसमें डेविएशन आता है। ठीक है, किसकी वजह से आता है? कोरियालिस फोर्स की वजह से आता है। अगला कह रहा है कि कारण में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। बिल्कुल, यही जो घूर्णन है ये कोरियालिस बल को जन्म देता है, और ये एक आभासी बल लगता है जो हवाओं को सीधी रेखा में नहीं चलने देता, बल्कि कैसे चलता है? एक मार्ग पे
उसको डेविएट करता है, सीधी रेखा में न चल करके एक सर्कुलर पथ की ओर उसको मोड़ता है। ठीक है, ये जो कोरियालिस फोर्स है, ध्यान रखना है कि जो विषुवतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर बिल्कुल कम होता है या होता ही नहीं है, लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहाँ पर ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई और विशेषता के आधार पर मेघों का कितना टाइप है। ठीक है, जो क्लाउड्स हैं वो कितने टाइप के हैं, किसके बेसिस पे, ऊंचाई और विशेषता के बेसिस पे। तो ये हैं 4 मुख्य और 10 उपवर्ग। 4 अगर आपको पता है कि बेसिकली कितने हैं, जो क्लाउड इन जनरल हम लोग देखते हैं कि लो लेवल के हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटस। स्ट्रेटस मतलब एकदम नीचे स्ट्राटा जो है, उसके ऊपर मिडिल लेवल के मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टो, उनका निमोनिक देते हैं, और उनसे ऊपर है हाई। ठीक है, जिनको हम लोग सीरस का नॉमेनक्लेचर देते हैं। इस तरीके से 3 हो गया। और एक आपको पता है कि जब झंझावात आता है तो वर्टिकल क्लाउड्स भी बनते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, तो उनको कहते हैं हम क्यूमुलस। तो 4 मुख्य प्रकार हो गया। अब इन सब के अंदर जो कैटेगरीज बनती हैं वो 10 बनती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवतीय रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं, नहीं उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप वर्ड पे ही चले जाएं तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, चक्रवात मतलब, वात मतलब हवा। हवा अगर किसी क्षेत्र में चक्र के रूप में चलने लगे, मतलब सीधी रेखा में न चल करके एक सर्कुलर पथ पे चलने लगे, ठीक है, एक चक्र के रूप में चलने लगे, तो उसी को बोलते हैं चक्रवात, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। अब आप देखिए विषुवतीय क्षेत्र में क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि जो हवाओं का विक्षेपण होता है, हवाओं के विक्षेपण में मुख्य रोल किसका है, कोरियालिस फोर्स का है। और जो विषुवतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कोरियालिस फोर्स बिल्कुल लगभग शून्य है। जब शून्य है तो उसकी वजह से ये एक चक्र वाला पथ फॉलो नहीं कर पाती जो आपकी हवाएं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर चक्रवात नहीं बन पाता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा, क्षीण कोरियालिस बल। ठीक है, थानथवेड द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है। थानथवेड महोदय की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है इन्होंने कई वेट मेज़र किए थे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया था। इनके पहले कोपेन महोदय थे, जिनका एक सिंपल और मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था, लेकिन थानथवेड ने कई वेट निकाले हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। 2 मुख्य बेसिस था इनका, वो क्या था, एक था वर्षा प्रभावशीलता, ठीक है, और दूसरा क्या था, तापीय दक्षता। वर्षा प्रभावशीलता को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, और इसको तापीय दक्षता को बोलते हैं थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, ऐसे याद रखिए। इसके बेसिस पे, इन दोनों आधार पे इन्होंने पूरे विश्व की क्लाइमेट को 32 वर्गों में बांटा था। ठीक है, ध्यान रखना है अपने आप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। सही बात है, अगर आप कहीं ना जाएं, इसी मैप को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप का है। चलिए लगभग बन गया। अब इसी महाद्वीप पे आप देखिए कि सहारा यहाँ है, ठीक है, कालाहारी यहाँ है, तो किस भाग में है, ये पश्चिमी भाग में है, तो पहला तो कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर सीख लेते हैं।
ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह रहा तो इधर 23.5 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री, दोनों मरुस्थल इसी में आ रहे हैं। और इस क्षेत्र में आपको पता है कि व्यापारी पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें किस दिशा से चलती हैं? ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। पूरब में क्या है? यहाँ पर हिंद महासागर है, और इस हिंद महासागर से बेसिकली क्या करती हैं, यहाँ से जो आर्द्रता लेके आती हैं और यहाँ पर स्थलीय क्षेत्रों में बारिश के रूप में लाती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये स्थल में इंटर करती जाती हैं तो इनके पास बीच में तो आर्द्रता का कोई सोर्स होता नहीं, तो जो भी लाई होती हैं इसी पूर्वी क्षेत्रों में ही वर्षा कर देती हैं, तो यहाँ पर ड्राई हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। जब वो शुष्क हो जाती हैं तो इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती, तो मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है, तो कारण भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? ये ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन है। इसको प्रतिपादित किया था, या यूँ कहें उनकी कृति थी, उनकी रचना थी स्ट्रेबो की। स्ट्रेबो कहाँ से थे? रोमन से थे। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो ज्योग्राफिकल ट्रीटीज थी ये 17 खंडों में थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक कौन है? वैसे तो डिकिंसन का रोल रूरल सेटलमेंट में ज़्यादा है। फॉसेट गाटमैन का नाम तो सुना ही होगा आपने। क्या दिया था इन्होंने? मेगालोपोलिस का कंसेप्ट दिया था, उसका जो वर्डिंग है जीन गाटमैन ने दिया था। तो उन्होंने इस बुक को लिखा था, ज्योग्राफी ऑफ टाउन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को पहचानना है, सत्य की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि ब्लास महोदय जर्मन भूगोलविद नहीं, ये थे फ्रांसीसी। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में बता रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक लिखी है, ये बिल्कुल सही बात है। ये भी अगेन ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन है, इन्होंने लिखी थी, तो ध्यान रखना है। बुशमैन सहारा के मरुस्थल में पाए जाते हैं, सही बात। तो वैसे भी अगर आपको नहीं पता था ये वाला कि टेलर ने इस बुक को लिखा था, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से इसको सही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना किसने दिया था? इसी में कंसेप्ट दिया था हर्टलैंड का। ठीक है, इसको दिया था मैकेंडर महोदय ने। किस सन में लिखा था इसको? 1904 में। बहुत इंपॉर्टेंट, ईयर भी इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो बुक है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? अगेन ज्योग्राफिकल थॉट से है, आपको पता है ये तो बहुत फेमस सेंटेंस है कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर इन्वायरमेंट। वही तो बात कर रहा है चर्चिल सैंपल का। कहाँ से थी ये थी यूएसए से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है? अब अरब देश का मार्को पोलो जानने से पहले मार्को पोलो जान लेते हैं। मार्को पोलो था इटली का, जो क्या किया था, पश्चिमी देशों को, एशिया और खास करके चीन वाले क्षेत्रों को बताया था कि उस क्षेत्र में सिविलाइजेशन बहुत डेवलप, मतलब वो एक ऐसा ट्रेवलर था जो पहली बार एक विस्तृत यात्रा करी थी एशिया और ओशिनिया वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये ट्रेवलर के रूप में जाना जाता है। तो अरब देश का वो ट्रेवलर कौन था? वो था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। अगर आपने देखा हो तो हमने यूपी हायर के जो क्वेश्चंस हैं ओरिजिनल पेपर के साथ में, उसका सलूशन ऑलरेडी डाला हुआ है। तो इब्न बतूता का 2-3 जगह पूछा गया है, तो ये सुपर इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता किसके टाइम में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ठीक है, इन्होंने लिखा था एक बुक रिहला।
और इस रिहिला के बुक में ही उन्होंने जिक्र किया है कि 30 वर्षों में 30 वर्षों में विश्व के विभिन्न विभिन्न भागों में उन्होंने ट्रेवल किया और तकरीबन 73,000 मील की यात्रा तय करी उस ज़माने में। ठीक है, ये 40th और 50th सेंचुरी की बात है। ठीक है, उस टाइम में ये जो एरोप्लेन और ये एयर वाली सुविधा नहीं थी। ठीक है, आपको ट्रैवल करना था, ट्रेन भी नहीं थी, तो अलग अलग माध्यम से, लेकिन ये है कि नौका वगैरह था तो उससे ट्रैवल होता था। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर का संबंध। ग्रिफिथ टेलर ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी का संबंध किससे है? ये है नौ निश्चयवाद से। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? रुको और जाओ सिद्धांत। रुको और जाओ सिद्धांत। ये बेसिकली क्या कहता है, जितने वाद हैं यहाँ पर वो मानव और प्रकृति या पर्यावरण कि कैसे संबंध होंगे उसको बता रहा है। तो नौ निश्चयवाद में क्या कहता है कि दोनों का अपना एक पोटेंशियल क्षेत्र है। ठीक है, मानव क्या करेगा? मानव हर एक बात प्रकृति की नहीं मानेगा, लेकिन कुछ बात उसको माननी चाहिए, तभी उसका अस्तित्व विद्यमान रहेगा, ऐसा ये कहता है। इन्होंने इसकी तुलना किससे करी थी? ट्रैफिक से करी थी, कि जैसे आप ट्रैफिक में रेड बत्ती देखते हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं, तो वैसे अगर प्रकृति में अगर आप इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं कि वो रेड अलर्ट पे आ गया है, तो उस दोहन को रोक देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल मिले तो आप चले जाइए। मतलब जैसे ही ग्रीनरी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि जितना आप दोहन कर रहे हैं उतना ग्रीनरी लगा रहे हैं तो आप बैलेंस कर रहे हैं, तो आप विकास को कर सकते हैं। ठीक है, संभववाद कहता है कि मानव एक्टिव एजेंट है, निश्चयवाद कहता है कि प्रकृति एक्टिव एजेंट। तो हम लोग इसको थ्योरी वाले सेशन में देखेंगे वन बाय वन, लेकिन अभी के लिए उत्तर सीधा हो जाएगा, नौ निश्चयवाद सही हो जाएगा, जिन्होंने किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति, पी वेव की गति कितनी होती है? 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये सबसे फास्टेस्ट है जो भूकंपीय तरंगे होती हैं। इस तरंगों से इनकी स्पीड 60 से 70% ज़्यादा होती है, मतलब लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होती है एस वेव से। ठीक है, तो फास्टेस्ट पी वेव हो गई। अगला प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? नाम तो सुना ही होगा, जो ज्योग्राफी थोड़े भी पढ़े होंगे, तो रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, वहाँ पर फायर ही फायर चल रही है। किसका फायर है? प्लेटों का सबडक्शन है। ठीक है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इधर यूरेशिया के नीचे सबडक्ट हो रही है और उस साइड में अमेरिकन महाद्वीप के नीचे सबडक्ट हो रही है। ये सर्किल बनाती है, रिंग बनाती है, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ये है प्रशांत महासागरीय पेटी। अगला प्रश्न है कि कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजरती है? अब ये तो भूकंपीय तरंगों में आपको पता है कि 3 तरह की वेव हैं। कौन कौन सी हैं? पी हैं, एस हैं और एल हैं। ये ठोस तरल दोनों में ट्रेवल कर लेती है, ये केवल ठोस में, और एल पृथ्वी की सतह पर, ये आंतरिक भाग में जाती ही नहीं। क्रोड का अगर आप बनाएं ऐसा कुछ, तो ये जो आउटर कोर है ना, ये कैसा है? ये है लिक्विड, तो केवल पी वेव जा ही पाएगी, इसीलिए इसकी जानकारी केवल पी वेव से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिफ्ट घाटी का किसका परिणाम है? रिफ्ट घाटी किससे बनती है? वलन से बनती है कि घर्षण से? तो रिफ्ट घाटी को जान लीजिए, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो तनाव मूलक बल लगता है, और उससे क्या होता है? भ्रंशन हो जाता है, बीच का जो क्षेत्र हो जाता है वो सबसाइड कर जाता है, अवतलित हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? भ्रंशन की प्रक्रिया। और जो घाटी बनती है, आसपास का क्षेत्र चूंकि ऊंचा रह जाता है, नीचे धंस जाता है, तो एक घाटी बनती है, उसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है,
और यूरोप में एक बहुत ही फेमस नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है, वो है राइन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जूते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा, ठीक है, जूते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा के द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब जब कोई भी फील्ड है, आपने खेती करी होगी, तो अगर हमने उसको जोत कर लिया है, चाहे बैलों से किया हो चाहे ट्रैक्टर से किया हो, तो आपको पता है कि जो सॉयल होती है वो बहुत जुड़ी नहीं होती है, ठीक है, एकदम भुरभुरी सी हो जाती है। अगर तेज हवा भी चलती है तो वहाँ से एक धूल उठती है, ठीक है। तो जब उस पे जल गुजरता है तो अपने साथ जो सॉइल होती है उसका बहुत बड़ा लार्ज सेक्शन बहा ले जाता है घोल करके, ठीक है। तो जब जल बहता है उस फील्ड से और घोलन की प्रक्रिया करते हुए बहा ले जाता है, उसी को बोलते हैं जलीय प्रक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। आज का लास्ट प्रश्न इस पार्ट के लिए, एक ऐसी जल प्रवाह प्रणाली जिसका निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहाँ पर क्रमानुसार मुलायम व कठोर चट्टानें व्यवस्थित, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मुलायम और कठोर चट्टानें हैं तथा सरिताओं का प्रवाह मुलायम चट्टानों के साथ पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वो उसको गोल बनाते हुए अपना रास्ता बनाते चली जाती हैं। तो इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को क्या कहा जाता है? ड्रेनेज पैटर्न कौन सा बनेगा? अब देखिए, जब अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और इन क्षेत्रों में यहाँ पर मुलायम है, यहाँ पर मुलायम चट्टान है, बीच में कठोर है, और यहाँ पर मुलायम चट्टान है इन क्षेत्रों में, तो क्या होगा? इनके हिसाब से जो रिवर होगी वो इन मुलायम चट्टानों के सहारे इधर से आएगी, इधर से आएगी, उसके सहायक अब मुख्य धारा ये इस मुलायम वाले क्षेत्रों से बहेगी। तो देख रहे हैं इस तरह का जो पैटर्न देखने को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? जालीनुमा, जहाँ पर जो सहायक नदियाँ होती हैं लगभग 90 डिग्री पे आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग 25 क्वेश्चन ना सिर्फ सॉल्व किए होंगे बल्कि उसको समझे भी होंगे। तो अगर अच्छा लगा है सारे वीडियो आप देख लीजिए, देन आप अपना फीडबैक के रूप में यहाँ पर सब्सक्राइब और शेयर लाइक कर सकते हैं एज योर विश। सो थैंक यू टू ऑल।